बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदी अब्बास देवका एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमांड कि रिमांड क्या है, इसकी इकसाम कितनी है, और स्पेशली अगर कोई फ़ीमेल अक्यूज़ड हो या यानी कि अगर कोई औरत मुलज़मा हो तो उसका रिमांड हम कैसे लेते हैं, और वैसे रिमांड का कानून में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या तरीक़ेकार और पुलिस रूल्स में क्या तरीक़ेकार वाज़े किया गया है। इस हवाले से मैं आज आपके साथ रिमांड के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करूँगा और इंशाल्लाह रिमांड का जो कंसेप्ट है, जो रिमांड का टॉपिक है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड रिमांड है इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया। ठीक है, किसको इसकी वैसे डेफिनेशन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में CRPC में मौजूद नहीं। इसकी इंसाइक्लोपीडिया लॉ डिक्शनरी में जो इसकी डेफिनेशन है वो है कि टू सेंड अ प्रिजनर बैक टू द कस्टडी, द एक्ट ऑफ सेंडिंग बैक अ प्रिजनर्स इनटू कस्टडी, यानी कि किसी मुलज़म को बिल्कुल उसकी कस्टडी में वापस भेजना, पुलिस की कस्टडी में वापस भेजना या किसी भी कस्टडी में किसी शख्स को वापस भेजना, इस प्रोसीजर को, इस सारे अमल को रिमांड कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम जब बात करें तो वे कि इन्वेस्टिगेशन 24 जब किसी अक्यूज़ को गिरफ़्तार करते हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर उसको जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उस अक्यूज़ को कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करती है और उस पर उसका रिमांड, फिज़िकल रिमांड लिया जाता है या उसको जुडिशल रिमांड के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर को हम रिमांड कहते हैं। और जो वो पेश करते हैं अक्यूज़ को कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट साहब के पास, तो जो एप्लीकेशन IO साहब लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखते हैं, वो मुतलका जो प्रोसिक्यूटर होता है उससे फॉरवर्ड की जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि जो लॉस डील करते हैं रिमांड को, तो इसकी 3 काइंड्स हैं, 3 काइंड्स ऑफ, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिमांड। फर्स्ट वन फिज़िकल रिमांड। फिज़िकल रिमांड को सेक्शन 60, 61, 167 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 डील करते हैं। उसके साथ साथ आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील करता है। उसके साथ चैप्टर नंबर 25 रूल नंबर 56, चैप्टर नंबर 25 रूल नंबर 58 पुलिस रूल्स डील करते हैं। और एक बड़ी प्यारी वर्डिक्ट है PID 1978 सुप्रीम कोर्ट 236 पेज, इसको डील करते हैं। ये बड़ी प्यारी जजमेंट है रिमांड के वाले से। आगे जो इसकी सेकंड काइंड है वो है जुडिशल रिमांड। जुडिशल रिमांड को सेक्शन 344 एंड 173 CRPC 1898 डील करते हैं। और इसके बाद आता है जो लास्ट काइंड है वो है ट्रांजिटरी रिमांड, सफरी रिमांड। इसको सेक्शन 86 CRPC डील करता है। सबसे पहले हम जाते हैं फिज़िकल रिमांड पर। फिज़िकल रिमांड को उर्दू में आपको पता ही है कि जिस्मानी रिमांड कहा जाता है। और फिज़िकल रिमांड जब मुलज़म को हम पेश करते हैं तो उसकी कस्टडी पुलिस वाले मज़ीद इंटेरोगेशन के लिए वापस मांगते हैं। इस अमल को फिज़िकल रिमांड कहा जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, रिमांड का ये मतलब नहीं, फिज़िकल रिमांड का ये मतलब नहीं कि पुलिस वाले अक्यूज़ पर जुल्म व तशद्दुद करेंगे, उसको बर्बरियत का निशान बनाएंगे, उस पर जुल्म करेंगे, उसको मारेंगे, उसको मजरूब करेंगे। ये कतन रिमांड का मतलब नहीं। उर्फ़ आम में यही लिया जाता है कि अगर मुलज़म का जो रिमांड है पुलिस वालों ने ले लिया तो उस पर तशद्दुद करेंगे, उस पर 3rd डिग्री या जो भी उनके टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए उन पर तशद्दुद करेंगे। तो कतन लॉ में कहीं भी किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को यह कानून कतन इजाज़त नहीं देता कि वो किसी अक्यूज़ को इवन के थप्पड़ ही लगा सके। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल अपने माइंड से परे कर दें। रिमांड सिर्फ़ और सिर्फ मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए, उससे पूछताछ के लिए लिया जाता है। अगर कोई रिकवरी मैटर हो उसके वाले से लिया जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले मुलज़म को थाने में ले जाकर उस पर जुल्म करेंगे या उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे और इस अमल को रिमांड कहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। फिज़िकल रिमांड कब स्टार्ट होता है? जब
सेक्शन 60 के मुताबिक जब मुलज़म गिरफ़्तार होता है तो उसको विदाउट डिले उसको कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाता है। ठीक है, जब कोई भी मुलज़म अरेस्ट विदाउट वारंट होता है तो उसको विदाउट अननेसेसरी डिले सेक्शन 60 के मुताबिक उसको उसके मुतलका इलाका मैजिस्ट्रेट, मुतलका जुडिशल मैजिस्ट्रेट के साहब के पास पेश किया जाता है। आगे जो 61 है वो कहता है पर्सन अरेस्टेड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। जब पुलिस किसी मुलज़म को अरेस्ट करती है तो पुलिस के पास ये पावर है कि 24 घंटे उसको अपनी कस्टडी में रख सकती है। 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी मुलज़म को पुलिस लॉकअप में नहीं रख सकती। पुलिस ने सेक्शन 61 के मुताबिक पुलिस पर यह ड्यूटी बाउंड है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, यानी कि ये ड्यूटी बाउंड है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि पुलिस ने सेक्शन 61 CRPC के तहत अगर मुलज़म को गिरफ़्तार करती है तो उसे 24 घंटों के अंदर अंदर उसको मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना है, उसको मज़ीद रिमांड लेने के लिए या उसका जुडिशल रिमांड के लिए। ठीक है, कोई भी सूरत हाल हो तो मुतलका मजिस्ट्रेट पास के साहब उनको 24 घंटे के अंदर अंदर लाजमी पेश करना पड़ता है। अगर मुलज़म को 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया जाता तो मुलज़म के पास या मुलज़म के लॉयर या मुलज़म के जो रिलेटिव्स या फ्रेंड ऑफ अक्यूज़ होता है उसके पास ये रेमेडी होता है कि वो मुतलका सेशन कोर्ट में एक रिट सेक्शन 491 की एक पटिशन फाइल करे या कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट साहब के पास सेक्शन 100 CRPC के तहत एप्लीकेशन फ़ाइल करे और उस मुलज़म को जो पुलिस की कस्टडी में है और लीगल कस्टडी में है, इलीगल डिटेन्ड है, उसको बासियाब करवाया जा सकता है। ठीक है, अगर वो 24 घंटों के अंदर अंदर उस मुलज़म को मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करते हैं तो फिर प्रोसीजर स्टार्ट होता है 167 का 167 CRPC सेक्शन 167 CRPC का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उसमें यह है कि प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, कि जब जो तफ्तीश है वो 24 घंटों के अंदर अंदर मुकम्मल नहीं होती तो फिर क्या करना है। सबसे पहले आपने जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, जो IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने जो अक्यूज़ है, जो अरेस्टेड पर्सन है, उसको मुतलका मजिस्ट्रेट से आपके पास पेश करना है और वहाँ पर सेक्शन जो 167 है वहाँ इसमें लिखा है कि एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्विजिशन और इंफॉर्मेशन इज़ वेल फाउंडेड, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall forthwith transmit to a nearest magistrate। यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो तफ्तीशी है, उसको अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और वैसे भी 24 घंटे जब गुजर जाते हैं तो 24 घंटों के दौरान पहले भी आपको बताया कि अक्यूज़ को लाजमी चाहे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चाहे ना हो, ठीक है, अगर उस पर वेल बिलीविंग है, ऐसा कोई नॉलेज मटेरियल उसके ख़िलाफ़ है तो उसको पेश करेंगे और जैसा वो उसके जो ख़िलाफ़ मटेरियल है, जो सफ़ा मिसल पर उसके ख़िलाफ़ मवाद है, उसका मुआयना करेंगे। और इसके बाद अ कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द डायरी, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन देंगे, उस जो एंट्री उन्होंने अपनी सफ़ा मिसल पर जो केस डायरी में उन्होंने इंदराज किया, ज़िमनी में इंदराज किया, उस पर एक बाकायदा एप्लीकेशन बनाकर उसकी जो कॉपी है उसकी कॉपी के साथ मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास मुलज़म को फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, आगे जी, इसके जो सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 के मुताबिक द मजिस्ट्रेट टू होम एन अक्यूज पर्सन इज़ फॉरवर्डेड under this section may whether he has or has not jurisdiction to try the case from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for term not exceeding 15 days in a whole। यानी कि सब सेक्शन 2 के मुताबिक
जब मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास जिसको इख्तियार समात है, जो आपका रिमांड सुनने का मजाज है, उसके पास पेश किया जाता है, तो वो जो मजिस्ट्रेट हैं, अगर रिमांड बनता है, ठीक है, आगे मैं आपको ग्राउंड्स बताऊंगा किन ग्राउंड्स पर रिमांड बनेगा। अगर रिमांड बनता है, एक प्रॉपर फिट केस फॉर रिमांड का फिजिकल रिमांड बनता है, तो वो मजिस्ट्रेट साहब 15 दिन का रिमांड दे सकते हैं। और वो 15 दिन एज ए होल नहीं होगा, वो लमसम वक्फे से होगा, यानी कि 3 दिन का रिमांड दे देंगे, अगर फिर मज़ीद ज़रूरत होगी मज़ीद 3-4 दिन का रिमांड दे देंगे। इस तरह से वो टोटल 15 दिन का रिमांड दे सकते हैं। 15 दिन से ज़्यादा फिज़िकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता किसी भी सूरत में, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रोवाइज़ो में अगर यह वो कहता है कि अगर कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर नहीं, तो वो अक्यूज़ को जो कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट है जिसको पावर उसके पास फॉरवर्ड कर देंगे। इसके साथ ही जो प्रोवाइज़ो दी गई है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट 3rd क्लास या 2nd क्लास जो है वो एम्पावर नहीं है, वो रिमांड की प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, ठीक है। 3rd क्लास या 2nd क्लास जो मजिस्ट्रेट है वो रिमांड की प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, वो फिज़िकल रिमांड या फिज़िकल रिमांड ग्रांट नहीं कर सकते, ऑथराइज नहीं कर सकते। आगे 167 की क्लॉज 3 के मुताबिक मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर सो डूइंग। अगर मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि ये एक इट इज़ अ फिट केस फॉर ग्रांटिंग अ फिज़िकल रिमांड, तो वो अपनी वजूहात को अपने ऑर्डर में मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड ऑफ रीज़न करेंगे और उसकी कॉपी अपने मुतल्लिका सेशन जज साहब को भेजेंगे, ठीक है। जो उन्होंने ऑर्डर पास करना है उसकी एक कॉपी अपने मुतल्लिका सेशन जज साहब के पास भेजनी है। ये प्रोसीजर है फिज़िकल रिमांड का। अब इस फिज़िकल रिमांड को अपने ज़हन में रखें और अब आगे मैं आपको बताता हूं कि अगर मुल्ज़मा कोई औरत हो, कोई फीमेल अक्यूज़ हो, तो उसका रिमांड कैसे लिया जाता है। जो बाकी चीज़ें हैं वो भी अप्लाई होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो सेक्शन 165 क्लॉज सब सेक्शन 5 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जब किसी फ़ीमेल को किसी केस में किसी मजिस्ट्रेट साहब के पास रिमांड के लिए फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया जाता है, तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर फ़ीमेल अक्यूज़ है तो उसको कत्ल या डकैती जैसे केसेस में फ़िज़िकल रिमांड दे सकते हैं, अदरवाइज़ वो रिमांड नहीं देंगे, वो उनको डायरेक्ट जुडिशल रिमांड में भेज देंगे। यहाँ पे लिखा है द मजिस्ट्रेट शैल नॉट एक्सेप्ट इन द केसेस इन्वॉल्विंग कत्ल और डकैती supported by reasons to be recorded in writing, authorize the detention of the accused in police custody, and the police officer making an investigation shall interrogate the accused, refer it to subsection 1 in the prison in the presence of an officer of jail and a female police officer। लेकिन फिर भी जो फीमेल अक्यूज़ है वो पुलिस लॉकअप में नहीं जाएगी, वो थाने में नहीं जाएगी। अगर उसका रिमांड ज़रूरी है, अगर कोई कत्ल केस है या डकैती केस है तो उसका रिमांड बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन उसको आप इंटेरोगेट पुलिस कर सकेगी मुतल्लिका जेल में, ठीक है। मुतल्लिका जेल में उसको भेज दिया जाएगा और वहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है और एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में जो मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके सामने उनको इंटेरोगेट कर सकते हैं, उनसे के साथ तफ्तीश कर सकते हैं। आगे 167 सब सेक्शन 6 के मुताबिक द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन शैल मेक एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स फॉर द एडमिशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर इन टू द प्रिजन फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटेरोगेटिंग द अक्यूज के जो मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इंचार्ज ऑफ प्रिजन है, ठीक है, वो मुतल्लिका अरेंजमेंट करेगा इस सारे प्रोसीजर का इंटेरोगेटिंग के लिए, वो सारे जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं वो करेगा। 167 सब सेक्शन 7 के मुताबिक इफ़ फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट इज़ नेसेसरी दैट द अक्यूज रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 बी टेकन आउट ऑफ द प्रिजन
द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन not below the rank of sub inspector shall apply to the magistrate in that behalf and the magistrate may for the reason to be recorded in writing permit taking of the accused out of the prison in the company of a female officer appointed by magistrate। अगर रिमांड के लिए या किसी ज़रूरी तफ्तीश के लिए फ़ीमेल अक्यूज़ को प्रिजन सेल से ठीक है बाहर ले जाना मकसूद है तो मुतलका जो आईओ है वो सब इंस्पेक्टर से नीचे दर्जे का नहीं होना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन देंगे। मुतलका मजिस्ट्रेट साहब उनके एप्लीकेशन को परसू करते हुए उनको एप्लीकेशन ग्रांट करेंगे, उनको इजाज़त देंगे कि आप फ़ीमेल अक्यूज़ को बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ अपनी तरफ से एक फ़ीमेल लेडी ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जिसकी निगरानी में वो बाहर फीमेल अक्यूज़ को बाहर ले जा सकेंगे और वापस ला सकेंगे। वो जहाँ जहाँ पे भी जाना मकसूद होगा जो फीमेल लेडी ऑफिसर है वो अक्यूज़ जो फीमेल अक्यूज़ है उसके साथ रहेगी। ठीक है, इसके साथ जी provided that the accused shall not be kept out of the prison while in the custody of the police between sunset and sunrise, कि जो फीमेल अक्यूज़ है वो प्रिजन सेल से शाम सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर सूरज तुलू होने तक बाहर नहीं रह सकती। लेकिन यानी कि अगर किसी भी सादा अल्फाज में अगर किसी भी फीमेल अक्यूज़ का इस तरह को बाहर ले जाने का रिमांड मिलता है, उनको एप्लीकेशन मंजूर होती है कि इस फीमेल अक्यूज़ को बाहर ले जाना मकसूद है किसी रिकवरी की बाबत या किसी अक्रंस के हवाले से, वहाँ पर रिकवरी का मैटर है या कोई और मैटर है, अगर वहाँ पर ले जाना मकसूद है उसके साथ पहली बात कि फ़ीमेल लेडी ऑफिसर होगी, दूसरी बात कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले उन्होंने वापस प्रिजन सेल में आना है। ठीक है, वापस जेल में आना है, वापस प्रिजन सेल में आना है। ठीक है, ये है एक फ़ीमेल अक्यूज़ के रिमांड का प्रोसीजर। इसके जब रिमांड की सतह आती है तो अक्यूज़ के पास उसको बिल्कुल फुल लिबर्टी है कि वो एट द टाइम ऑफ रिमांड अपना एक लॉयर इंगेज कर सके। ठीक है, और जो उनका लॉयर है, अगर पुलिस जो है वो अक्यूज़ पर रिमांड के दौरान ठीक है उन पर कुछ जुल्म करती है, कोई तशद्दुद करती है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाती है, उनको मारती है, तो जो लॉयर ऑफ अक्यूज़ है वो रिमांड की स्टेज पर वो मेडिकल की एप्लीकेशन मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास गुजार सकते हैं, जिस पर एक मेडिकल स्टैंडिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा और उस अक्यूज़ का मुआयना किया जाएगा। अगर उसको वाक़यातन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है तो मुतलका जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, उनके ख़िलाफ़ FIR हो सकती है। ठीक है, उनके साथ और दीगी महकमाना कार्रवाई भी हो सकती है। ये एक मुलज़म के राइट्स हैं, ठीक है, जिनको वो एट द टाइम ऑफ रिमांड यूज़ कर सकता है। ठीक है, आगे जी, हाई कोर्ट ले डाउन सम ग्राउंड्स विच अ मजिस्ट्रेट शुड फॉलो। हाई कोर्ट ने फ़क्तन कुछ ग्राउंड्स मेंशन किए हैं कि जो कुछ क्राइटेरिया या गाइडलाइंस मेंशन किए हैं कि जिनको मजिस्ट्रेट वो फॉलो करेंगे। वो फर्स्ट वन ये है कि डिस्चार्ज द अक्यूज्ड एट वंस ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज़ नो शोन फॉर फर्दर डिटेंशन, यानी कि अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए जब उसकी फर्दर डिटेंशन के लिए कोई वाज़ेह कोई ठोस सबूत मौजूद ना हो। रिमांड हिम टू पुलिस कस्टडी फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन ऑल, यानी कि किसी भी मुलज़म की जो फ़िज़िकल रिमांड है, जो उसका फ़िज़िकल रिमांड है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता और 15 दिन एज ए होल नहीं होगा, वो वक्फे से 15 दिन आप पूरे कर सकते हैं। आगे प्रोसीड एट वंस टू ट्राई अ कॉस्ट हिमसेल्फ, उसको प्रोसीड करें। उसके बाद फॉरवर्ड द अक्यूज टू सेशन जज, आप उसको मुतलका सेशन जज के पास भी रेफ़र कर सकते हैं। पुलिस फिजिकल रिमांड कैन ओनली बी गिवन व्हेन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो फ़िज़िकल कस्टडी है वो ज़रूरी हो, फिर जो मजिस्ट्रेट हैं कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं उसका फिजिकल रिमांड ग्रांट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि अगर कोई रिकवरी मैटर है तो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं वो फिजिकल रिमांड दे सकते हैं, अगर कोई रिकवरी मैटर नहीं है ऐसा तो उसको
वो जुडिशियल रिमांड पर भेज देंगे, ठीक है, जेल में भेज देंगे। इन द केस ऑफ फिजिकल रिमांड पीरियड शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, यानी कि जितना कम रिमांड दिया जा बेहतर हो उतना दें, ठीक है, यानी कि 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ठीक है, इस तरह से एक वक्फे के साथ चलना चाहिए। इन केस ऑफ कन्फेशन पर्सन मस्ट बी सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, अगर मुलजम कन्फेशन कर लेता है, इक़बाल जुल्म कर लेता है, तो उसको जुडिशियल कस्टडी में, उसको जुडिशियल रिमांड पर जेल में भेज देना चाहिए। आगे जी, फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद रिमांड, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि मजिस्ट्रेट शुड डिस्करेज टेंडेंसी ऑफ पुलिस टू टेक रिमांड टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, यानी कि अमूमन जो पुलिस की प्रैक्टिस होती है कि वो रिमांड सिर्फ इस नीयत से लेती है कि मुलजम से अगर झूठ भी है तो उससे सच उगलवाए, यानी कि झूठ को सच बना के उगलवाए, उससे बिल्कुल जुल्म तशद्दुद करके उससे कन्फेशन करवाए। तो इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज द अक्यूज टाइम ऑफ रिमांड पर, रिमांड की सतह पर मजिस्ट्रेट जो है वो मुलजम को डिस्चार्ज कर सकते हैं। 15 डेज रिमांड शुड नॉट बी अलाउड, वो पहले भी आपको बता दिया कि जो 15 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं हो सकता, वो इलीगल है। और इसके साथ साथ जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसका भी प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, 10A। आगे जी, एक हमारे पास केस लॉ है इस हवाले से 1984 PCRLJ 2588 गुलाम सरवर केस के नाम से इसको याद किया जाता है। जब भी रिमांड की बात होती है तो ये एक बहुत गोल्डन डिसीजन है इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी। इस पर अगर कोई रिमांड का टॉपिक पर अबूर हासिल करना चाहता है, यानी कि इस केस लॉ को आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। और मैं इस वीडियो में आपके साथ इस केस लॉ में जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए या एक गाइडलाइन मुरतब की गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द पुलिस रिमांड एक्सेप्ट ऑन स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल ग्राउंड, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मुलजम के खिलाफ है तो उसको रिमांड ग्रांट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। सेकेंडली, मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड रीजंस, मजिस्ट्रेट साहब को रिमांड ग्रांट करते हुए रिकॉर्ड ऑफ रीजंस, वजूहात का जिक्र लाजमी करना है अपने ऑर्डर में। इट इज़ मैंडेटरी प्रोविजन। कॉपी ऑफ ऑर्डर मस्ट सेंड टू सेशन जज, पहले आपको बता दिया कि जो ऑर्डर की कॉपी मुतल्लिका सेशन जज साहब के पास जानी है। नंबर 4 पर 15 दिन से ज़्यादा रिमांड आपको बता दिया गया, वो वक्फे से होगा। नंबर 5 पर बिफोर ग्रांटिंग पुलिस रिमांड मजिस्ट्रेट शैल अश्योर अबाउट सफिशेंट एविडेंस, कि वो मजिस्ट्रेट साहब को ये यकीन होना चाहिए कि इस अक्यूज़ के खिलाफ एक सफिशेंट एविडेंस मौजूद है। नंबर 6 पर के अब्सेंस, मुलजम की गैर मौजूदगी में किसी किस्म का रिमांड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। नंबर 7 पर मजिस्ट्रेट शैल अवॉइड ग्रांटिंग रिमांड एट हिज रेजिडेंस, अपनी रहाइश पर मजिस्ट्रेट को अवॉइड करना चाहिए रिमांड ग्रांट करने का, ठीक है। नंबर 8 पर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू अक्यूज टू रेज ऑब्जेक्शन, और जब रिमांड का ऑर्डर आप पास करने लगे, मजिस्ट्रेट साहब पास करने लगे, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी अक्यूज़ को समात की या अक्यूज़ के लॉयर को समात की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ठीक है। वो उसका राइट है, राइट टू हियर उसका एक राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है। नंबर 8 पर मजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन पुलिस फाइल, मजिस्ट्रेट को जो मुतल्लिका पुलिस फाइल उसको टोटली एग्जामिन करना चाहिए। नंबर 10 पे इफ़ नो इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड आफ्टर हैविंग ऑब्टेन रिमांड द मजिस्ट्रेट शैल रियूज टू ग्रांट फर्दर रिमांड, जब एक पुलिस को रिमांड दिया जाता है और ड्यूरिंग रिमांड वो किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते तो मजिस्ट्रेट साहब को जो रिमांड कैंसिल करके उसको जुडिशियल रिमांड में भेज देना चाहिए मुलजम को। इन केस कंप्लीट चलान इज़ नॉट सबमिटेड मजिस्ट्रेट शैल कमेंस ट्रायल एट स्ट्रेंथ ऑफ इनकम्प्लीट चलान, अगर कंप्लीट चलान मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं आता तो वो इनकम्प्लीट चलान पर भी ट्रायल कमेंस कर सकते हैं। इफ चलान नॉट सबमिटेड विद इन 2 months द मजिस्ट्रेट शैल रिपोर्ट मैटर टू सेशन जज एंड नोटिस टू एसपी पुलिस, अगर जो मुतल्लिका चलान है वो 2 माह के अंदर अंदर पेश नहीं किया जाता तो मजिस्ट्रेट साहब मुतल्लिका सेशन जज साहब को नोटिस कर सकते हैं, उनको इंटीमेट कर सकते हैं, मुतल्लिका एसपी और पुलिस को इंटीमेट कर सकते हैं। नंबर 13 पर नो रिमांड फॉर सॉक ऑफ कोऑपरेशन विच पुलिस,
पुलिस के कोऑपरेशन के लिए रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट शैल ऑलवेज गिव रीजंस फॉर द ग्रांट ऑफ रिमांड एंड एडजर्नमेंट। मजिस्ट्रेट को हमेशा ग्रांट ऑफ रिमांड के लिए एक ठोस रीजंस और उन रीजंस को अपने ऑर्डर में मेंशन करना चाहिए। रिमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द ब्रूटल मेथड्स यूज्ड बाय पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और फिजिकल रिमांड। फर्दर बेल एप्लीकेशन कैन ओनली बी मूव्ड आफ्टर अक्यूज सेंट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कि जो आपकी बेल एप्लीकेशन है उसको इंटरटेन जब अक्यूज़ जुडिशल लॉकअप में चला जाएगा, जुडिशल रिमांड में चला जाएगा, उसके बाद आपकी जो अक्यूज़ की एप्लीकेशन फॉर बेल है उसको इंटरटेन किया जा सकेगा। ठीक है। जुडिशल रिमांड एंड फिजिकल रिमांड आर सफिशिएंट फ्राम आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर। जो जुडिशल रिमांड और फिजिकल रिमांड बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये था हमारा फिजिकल रिमांड। अब हम आते हैं जुडिशल रिमांड पर। जुडिशल रिमांड कि जब मुलज़म की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, फिजिकल रिमांड का सारा प्रोसीजर हो जाता है, उससे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो उससे उसको जेल में भेज दिया जाता है और जेल में भेजने के अमल को जुडिशल रिमांड किया जाता है। यानी कि एक जुडिशल लॉकअप में जुडिशल कस्टडी में मुलज़म को भेज दिया जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। जेल में भेजने के अमल को जुडिशल रिमांड कहते हैं। इसको जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 344 344 पावर टू पोस्टपोन आर अर्जेंट प्रोसीडिंग। If from the absence of witness or any other reasonable cause it becomes necessary or advisable to postpone the commencement or of adjourn any inquiry or trial, the court may, if thinks fit, by order in writing stating the reasons therefore, from time to time postpone or adjourn the same on such term as it thinks fit for such term as it considers reasonable and many by a warrant remand the accused if the कस्टडी। यानी कि जहाँ पर अगर कोई विटनेस वगैरह गैर हाज़िर हैं या कोई रीज़नेबल कॉज ऐसी आ जाती है तो मुतल्लिका जो ट्रायल की है वो उसकी पोस्टपोन की जा सकती है, जुडिशल रिमांड की पोस्टपोन की जा सकती है। ठीक है। दूसरा, इसकी जो प्रोवाइजो उसमें रिमांड के मुतल्लिक बताया गया कि प्रोवाइडेड दैट नो मजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन अक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर टर्म एक्सीडिंग 15 डेज एट अ टाइम। फिजिकल रिमांड की तरह जो जुडिशल रिमांड है वो भी 15 दिन से ज़्यादा का नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। इसके 344 क्लॉज 2 के मुताबिक, सब सेक्शन 2 के मुताबिक, एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन बाय कोर्ट अदर दैन अ हाई कोर्ट शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिजाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट। यानी कि इस सेक्शन के मुताबिक कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है तो उस पर मजिस्ट्रेट साहब के साइन और उनकी जो स्टैंप है वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो उसकी साइन स्टैंप होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन रीजनेबल कॉज फॉर रिमांड, तो इसमें यही बताया गया कि अगर को सस्पिशन दैट अक्यूज में हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड इट अपीयर्स लाइकली दैट फर्दर एविडेंस में बी ऑब्टेन्ड बाय रिमांड, दिस इज़ द रीजनेबल कॉज फॉर रिमांड। यानी कि अगर को फर्दर रीजनेबल कॉज फॉर रिमांड आ जाती है या सस्पिशन दैट, और ये आप एक सस्पिशन है कि अक्यूज ने ये वाकई अमल किया या वाकई ये वकूआ उससे जद हुआ या उसने किया, तो आप जो रिमांड के लिए जो जुडिशल रिमांड के लिए ये भी एक वजह है। और जो जुडिशल रिमांड है ये दूसरी जानब जब ट्रायल को हम कमेंस करते हैं तो उसमें मुलज़म है वो ज़ाहिर सी बात है वो जेल में होता है और जेल से अपनी तारीख पेशी पर आता है। ठीक है। तो उसको 15 दिन की डेट पर 15 दिन के बाद फिर डेट और उसके बाद 15 दिन की इस तरह से उन मामलात को चलाया जाता है, तो उस अमल को हम जुडिशल रिमांड कह सकते हैं ये। ठीक है। आगे जी, ट्रांजिटरी रिमांड। ट्रांजिटरी रिमांड सफरी रिमांड, इसको जो रेलेवेंट सेक्शन है वो 86 डील करता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज़ ब्रॉट, कि जब किसी भी जगह से किसी भी ज़िले से मजिस्ट्रेट्स कोई जो अक्यूज़ है उसको यानी कि मैं आपको एक मिसाल के साथ इस सफरी रिमांड को बयान कर सकूं कि अगर ननकाना की पुलिस शेखपुरा के इलाके से वहाँ के डीपीओ को नोटिस में लाते हुए वहाँ से किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करती है, उसको गिरफ़्तार करने के बाद वहाँ की पुलिस ने मुतलका सेशन जज साहब के पास उस मुलज़म को लेकर जाना है। सेशन जज साहब उस मुलज़म को नीचे मजिस्ट्रेट साहब के पास, जिस
हदूद से उनको पकड़ा गया, उसके मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास लेके जाएंगे। ठीक है, मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब 24 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का सफरी रिमांड देंगे, सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए। यानी कि 1 दिन का अगर शेखपुरा से ननकाना आना तो वो 24 घंटे का रिमांड देंगे, 1 दिन का रिमांड देंगे। ठीक है, कि आप फ़लाँ डेट को इस मुलज़म को, पुलिस वालों को वो डायरेक्शन देंगे, आई ऑफ द केस उसको डायरेक्शन देंगे कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर अपने मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास इसको पेश कर रहे हैं। इस अमल को सफरी रिमांड कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जो अक्यूज़ है वो कोट लखपत लाहौर जेल में वहाँ पर बिहाइंड द बार है और ननकाना की पुलिस को वो पर्सन चाहिए, तो जो वहाँ जो ननकाना की पुलिस है वो लाहौर के मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे, उनके पास एप्लीकेशन गुजारेंगी। एप्लीकेशन गुजारने के बाद उस मुलज़म को तलब किया जाएगा और फिर उस मुलज़म को सफरी रिमांड देते हुए ननकाना की पुलिस के हवाले किया जाएगा और ननकाना की पुलिस उस सफरी रिमांड की टाइम के अंदर अंदर अपने मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास उस मुलज़म को पेश करेगी। तो इस अमल को कहते हैं सफरी रिमांड। ठीक है, ये था जो हमारा आज का टॉपिक रिमांड के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगी उस चीज़ को आप लाजमी कमेंट करें ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। और इस वीडियो में अगर कहीं भी कोई गलती हो गई है, मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो आप कमेंट्स में मेरी तौसीह कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।